Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर के जी एडिटोरियल्स का एनालिसिस किया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर एंड टुडे इज 27th ऑफ दिसंबर 2023। 27th ऑफ दिसंबर का जो आपका डॉन न्यूज़पेपर है ये रहा उसका एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला पेज। इसके अंदर हम इस लेक्चर के अंदर 1, 2 एंड 3 ये जो एडिटोरियल वाला पोर्शन है इसको एनालिसिस करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड किया जाएगा उसके अंदर हम जो है ये ओपिनियन वाला जो सेक्शन है इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी। और इस एनालिसिस के अंदर जो हमारा मेन पर्पस होता है वो ये है कि आपके आइडियाज को जो है वो मेच्योर किया जाए, स्पेशली एसए के पर्सपेक्टिव में आपकी क्रिटिकल जो एबिलिटी है वो डेवलप हो सके। और इसको हम सीएसएस और पीएमएस का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके जो कोर्स आउटलाइन है डिफरेंट किस्म की उनके पर्सपेक्टिव में इनको एनालिसिस करेंगे एंड जिस तरह हम डेली रूटीन में करते हैं। सो जी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, पीडीएफ जो है उसका लिंक न्यूज़पेपर का, आज के न्यूज़पेपर का, इस चैनल का, इस लेक्चर का पीडीएफ, ये सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और साथ ही इसकी चैप्टराइजेशन भी कर दी जाएगी, इसके 3 चैप्टर्स बना दिए जाएंगे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके लिए ये रहे करंट ग्लोबल इश्यूज की लिस्ट जो कि कंटिन्यू है, और इसके बाद ये रही लिस्ट जो आपके करंट नेशनल इश्यूज हैं उनकी लिस्ट। आप लोगों ने इनको पॉज करके वीडियो को पढ़ लेने हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर सुन लें, इंशाल्लाह आपकी क्लैरिटी आ जाएगी इन चीज़ों के मुतल्लिक। एंड सी बिग अ पार्ट ऑफ आवर टीम, ये काम आप लोगों ने करना है एंड कमेंट करके आपने जो है फीडबैक अपना ज़रूर देना है। ठीक है, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड टुडे क्वेश्चन जो हम इस आज के जो एडिटोरियल्स हैं उनके अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो 18th अमेंडमेंट जो हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको आपने एक तो पढ़ लेना है अपने लिए डिटेल में, बहुत प्यारी और बहुत ज़रूरी है। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्टूडेंट है उसको 18th अमेंडमेंट का पता होना चाहिए, ये क्या है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि यार पहले क्या थी चीज़ें और जब ये अमेंडमेंट हो गई तो फिर कैसी हो गई चीज़ें। ठीक है ना, बिफोर जिस तरह कहते हैं ना, किसी भी बिफोर और उसके बाद आफ्टर, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। और इंशाल्लाह इसको जब आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है। एंड माय क्वेश्चन इज कि 18th अमेंडमेंट जो है वो कब पास हुई, बस सिंपल आप लोगों ने ईयर बता दें या डेट बता दें जस्ट, और उसके बाद आप लोगों ने इसको रीड आउट जरूर कर लेना है ताकि आपकी जो है क्लैरिटी जो हो जाए रिगार्डिंग दिस, क्योंकि जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो बड़ी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो जी, फर्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है वो है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। सादा अल्फाज में कहूं तो ये है जी वुमेन के ऊपर है, वुमेन इन पॉलिटिक्स। ठीक है। और इंक्लूसिव का बेसिकली मकसद होता है फुल, ऑल इन, यानी कि जिसके अंदर सारी सर्विसेज शामिल हो। ठीक हो गया। तो इसमें वो डिस्कस करेगा वुमेन के रोल को पॉलिटिक्स के अंदर। आगे ये कहां पर पेपर पर्सपेक्टिव में कहां होगा, मैं एंड के ऊपर इसको डिफाइन कर दूंगा कि पेपर में किस जगह पर अपना इसको आर्गुमेंट बिल्ड अप करने के लिए आप इस डाटे को यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो जी, डेमोक्रेसी के ऊपर है जी बात होगी, डेमोक्रेसी की बात ज़ाहिर है होगी इसके अंदर। रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स की बात होगी इस एडिटोरियल के अंदर। तो ये आपके दो चीजें हैं, इनको आपने जहन में रखना है कि इन दो टॉपिक्स के इर्द गिर्द हम घूमेंगे, लेकिन उसके बाद फिट कैसे हो सकता है, आर्गुमेंट कैसे आप बिल्डअप कर सकते हैं, वो भी साथ साथ आपको मैं बताता जाऊंगा। अब एडिटोरियल वाला क्या कहता है, वो ये कहता है कि अब 2018 का इलेक्शन आने वाला है और उस इलेक्शंस के अंदर जो है पेपर्स जो है, नॉमिनेशंस जो है, आपको पता है कैंडिडेट अपने पेपर्स जो है उनकी नॉमिनेशन करते हैं, फाइल करते हैं। ठीक है ना, अपने पेपर कागजात के, जिसको आप उर्दू में कहते हैं कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं। ठीक है, उसकी बात करता है। कहता है जब हम देखते हैं ना औरतों को, वुमेन कैंडिडेट्स को, तो हमें पता चलता है कि 2013 और 2018 की निस्बत 2023 में, अभी जो 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है उसके अंदर जो औरतों ने पेपर जमा करवाए हैं
कागजात नामजदगी वो बहुत ज्यादा है पिछले 2 इलेक्शंस की निस्बत। तो कहता है इस चीज को देखकर हमें लगता है, हम क्या कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है ऑफ द इवॉल्विंग रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, के वुमेन जो रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, उसके अंदर ये पॉजिटिव इंडिकेटर है कि औरतें अब ज्यादा से ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवा रही हैं। तो यहां तक तो होगी बात उसकी बिल्कुल ठीक, लेकिन साथ ही वो कहता है बट एक बात और भी है कि हकीकत ये है कि सिर्फ 11% बनता है, जितने इन औरतों ने पेपर जमा कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं ना पिछले इलेक्शंस की निस्बत तो ज्यादा करवा दिए हैं, लेकिन जब इनका कंपैरिजन हम इन वुमेन का और मेन के साथ करते हैं, आदमियों के साथ करते हैं, तो फिर ये सिर्फ 11% बनता है ऑफ टोटल कैंडिडेट्स। तो यहां से एक जेंडर डिस्पैरिटी इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आती है कि जेंडर के ऊपर की वजह से जो पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी डिस्टर्ब हुई है कि 11% औरतों के कागजात हैं और 89% जो है वो आदमियों के कागजात हैं। तो यहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी हमारे सामने हमें पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर नजर आती है। होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी हो गई होगी। आगे चलते हैं, आगे वो आपको फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता है। कहता है इस साल यानी कि 2024 के इलेक्शंस के लिए 3139 औरतों ने क्या किया है, आगे आई हैं स्टेप पर। और ये कहता है कि एक अच्छा राइज है, सिग्निफिकेंट राइज है। 2018 में इनकी तादाद थी 16,1687, 2013 में इनकी तादाद थी 1171, ठीक है। या तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जो पेपर्स हैं, औरतें जो कैंडिडेट्स हैं जो आई हैं पॉलिटिक्स में, उनकी इनकी तादाद बढ़ी है। लेकिन जब आदमियों के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो फिर ये तादाद जो है इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब आदमियों के कंटेक्स में देखा जाता है तो फिर क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ओवर 28,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो ओवरऑल हैं, 28,000 कैंडिडेट्स ओवरऑल हैं, और इनके अंदर फिर सिर्फ 3,139 सिर्फ वुमेन्स हैं। तो इसकी कंपैरिजन में क्या है, इनकी तादाद जो है मर्दों की निस्बत थोड़ी है। तो वह कहता है वैसे तो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा है काम, लेकिन जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है पॉलिटिकल डोमेन के अंदर। अब हम आगे चलते हैं जी। आगे जो डाटा है उसके अंदर वो क्या कहता है, आगे वो बात करता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, कि वुमेन्स जो हैं वो क्वेश्चन उठा रही हैं। उनकी वुमेन्स स्पेशली जो रिजर्व सीट को लेकर जो है वो क्वेश्चन उठा रही हैं कि क्राइटेरिया क्या है औरतों को सिलेक्ट करने का। आपको पता है औरतों की रिजर्व सीट भी होती हैं, तो वो जो टिकट्स दी जा रही हैं वो कैसे दी जा रही हैं। तो आगे मैं इसको डिस्कस करने से पहले जो है बस ये पिक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ से ही आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर इस वक्त जो है वुमेन सीट जो है वो किस तरह दी जा रही है। एक तरफ है रिलेटिव्स, जान पहचान वाले अमीर लोग, दूसरी तरफ है वर्कर्स जो उनके साथ लॉयल हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान कंपटीशन है, और अल्टीमेटली आपको पता है प्रेफरेंस हमेशा दी जाती है रिलेटिव्स को, और जिसका बैकग्राउंड हो, अमीर हो, रिच हो, इस तरह से लोगों को क्या किया जाता है, हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में नहीं बल्कि हमारे ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, तो वो क्या करती है, हमेशा कोशिश करती हैं कि जो रिच लोग हैं, लीड क्लास है, उनके जो बच्चे हैं, उनसे जो बिलोंग करते हैं, उनको क्या किया जाए, सीट जो है, टिकट जो है वो दी जाए। और ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, लिहाजा मैं इसको इसलिए अथेंटिकली कह सकता हूँ। तो बाकी ये बात यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो अब सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन, जो औरतों की सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें ये दोनों औरतों का आपस में कंपटीशन है, और अल्टीमेटली दिस वुमेन ये जीत जाएगी जी। और यही बात वो कहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी हमें जो वुमेन्स की जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन हमारे सामने उठ रहे हैं वहां पर, कि जो जहर है, जो उनकी ये वर्कर्स हैं, ये कह रही है हमें सीट दो, लेकिन वो सीटें जो हैं फिर अल्टीमेटली रेफरेंस वालों को ही दी जा रही हैं। अब इससे होगा क्या, जब वर्कर्स को सीटें नहीं दी जाएंगी और रेफरेंस वालों को सीटें दी जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि कहता है इस फैक्टर से सिर्फ डिस्करेज नहीं होंगे डेडिकेटिंग जो पार्टी वर्कर्स हैं, वो सिर्फ वो डिस्करेज नहीं होंगे, बल्कि जो असल जो असेंस है ना रिजर्व सीट की, वो भी खत्म हो जाएगी। अब रिजर्व सीट बेसिकली क्या होती हैं,
उसमें ये होता है रिजर्व सीट के अंदर कोई इलेक्शन में नहीं ये औरतें जाती हैं। जैसे अगर 60 सीट्स हैं तो उसमें इलेक्शंस में जाकर ये इन्होंने इलेक्शन थोड़ा लड़ना होता है। इलेक्शन जो बाकी सीटें हैं उनके ऊपर होता है, और जितने परसेंट कोई पार्टी इलेक्शन जितने परसेंट सीटें जीत जाती है उतने परसेंट उसको ये वाली सीटें जो वुमेन की रिजर्व सीटें हैं उतनी वो उनको दे दी जाती हैं सिंपली, और उसके ऊपर वो फिर अल्टीमेटली जिसको मर्जी जो है वो बिठा लेते हैं कि हाँ भाई तुम आ जाओ या तुम आ जाओ, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली क्राइटेरिया होता है रिजर्व सीट का जो वुमेन्स की होती है। तो इससे क्या होगा, अगर ये अमीर लोगों को देते हैं या रिश्तेदारों को देते हैं और पार्टी वर्कर्स को ये सीटें नहीं देते, तो देन व्हाट हैपेंड, तो फिर उससे क्या होगा कि जो असल सेंस है ना रिजर्व सीट की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इससे इस सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर डाइवर्स रिप्रेजेंटेटिव फीमेल पार्टिसिपेशन। और बेसिकली ये जो रिजर्व सीट रखी जाती हैं ये इसलिए भी रखी जाती हैं कि जो डाइवर्स एरियाज है ना, प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से औरतों को क्या किया जाए, उठाकर पॉलिटिक्स के अंदर लाया जाए, उनकी आवाज बनी जाए। जो बैकवर्ड एरियाज हैं वो आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप किसी भी डोमेन की जो औरतें हैं अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज है जिनको, उनको सामने लाया जाए ताकि वो वुमेन्स राइट्स के मुतालिक वो बात अच्छे से कर सके। तो ये बेसिकली असल इसका मकसद ये होता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जरा मकसद उल्टा ही कर देते हैं। तो कहता है ये थोड़ा सा इससे ये होगा। और कहता है अब करना क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो यही कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनको चाहिए कि वो एक ना ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल जो क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करें, बनाएं, ताकि कैंडिडेट्स को किस तरह सिलेक्ट किया जा सके, स्पेशली जो रिजर्व सीट है। तो एक क्राइटेरिया वो बनाए, ठीक है ना, सिलेक्शन करने का नंबर एक काम तो वो ये करे। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये दोनों मिलकर जो भी बैरियर्स है ना औरतों के रास्ते के अंदर, उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जो उनको सामने आ रहे हैं, ये दोनों मिलकर उसको उन बैरियर्स को उन प्रॉब्लम्स को हल करें। और इस बैरियर्स के अंदर क्या है, एक तो हमारी सोसाइटी है। जो सोसाइटी हमारी क्या है, मुख्तलिफ किस्म की हमारी, जैसे अगर हम किसी भी 99% लोग जो हैं, जब बात किया जाता है, बात ये की जाती है ना कि एक वुमेन है वो पॉलिटिक्स में है, तो हमेशा उसके बारे में क्या निशान जहन में आता है, नेगेटिव थिंकिंग आती है, ठीक है ना, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती। तो ये इस तरह की जो सोसाइटी और माशरे की सोच है इसको एड्रेस किया जाए। सेफ्टी उन वुमेन्स की जो कैंडिडेट्स हैं वो सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, और उसके अलावा उनको नेसेसरी रिसोर्सेज और ट्रेनिंग जो है पोटेंशियल वुमेन जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दी जाए। और इससे क्या होगा, ये सारा का सारा काम करने से और वुमेन्स की पार्टिसिपेशन अगर वो करती हैं तो ये एसेंशियल है फॉर द हेल्थ एंड मेच्योरिटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर इसने इस तरह से मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर वुमेन का जो रोल है डेमोक्रेसी के अंदर उसको डिफाइन किया है, और साथ में उसने एक्सप्लेन भी किया है कि वुमेन्स अगर क्या क्या, सारा उसने पहले फैक्ट्स एंड फिगर बताए, उसने फिर अब आपको बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या हो रहा है, कि किस तरह से सीटें जो हैं वो रिश्तेदारों को बांटी जा रही हैं, और उससे वुमेन्स जो है उसकी जो पॉलिटिक्स के अंदर आने की हर्डल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और फिर उसने बताया कि इन हर्डल्स को कैसे कम किया जा सकता है। इस सारी डिस्कशन के बाद आ जाते हैं अब अपने पेपर पर्सपेक्टिव में। पेपर पर्सपेक्टिव में देखें जी, सीधी बात एक तो है कि डेमोक्रेसी के ऊपर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। अब डेमोक्रेसी के अंदर आप दो तरह से बात कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव आप इस तरह से कह सकते हैं, अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान में कि डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है, फ्यूचर अच्छा है, फ्लोरिश कर रही है, तो आप कह सकते हैं यस। और उसके लिए फिर आप क्या कहेंगे, उसके लिए आप ये वाला डाटा देंगे कि औरतें जो हैं वो जो है ज्यादा से ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, तो वो पॉलिटिक्स में आ रही हैं। तो इससे क्या है, डेमोक्रेसी जो है और ज्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर स्ट्रांग होगी। जब वुमेन्स आएंगी फिर वुमेन्स दूसरी भी आएंगी, वोट डालने के लिए भी आएंगी। इसके अलावा जैसे हमने थोड़े दिन पहले बात की कि जो इलेक्टोरल वोट है उसके अंदर जो गैप था वो सिर्फ 10 मिलियन का रह गया है आदमियों में और मर्दों में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन को रजिस्टर किया गया है। तो इस तरह आप इसको पॉजिटिव कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करेगी, उसका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप नेगेटिव में बात करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं। नेगेटिव में अगर आप ये कहना चाहें तो आप कहें कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है फ्लोरिश नहीं कर रही, तो उसमें आप कह सकते हैं वुमेन की और मैन जो है उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं कि औरतें सिर्फ 11% जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं वोटों की। जैसे आप 2023 की एग्जांपल दे सकते हैं कि वहां पर जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं तो पता चलता है सिर्फ 11% औरतें हैं और बाकी सारे
मर्द हैं। तो ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है पॉलिटिक्स के अंदर, इससे क्या होगा, जब तक ये जो है इक्वालिटी पे नहीं आती पाकिस्तान के अंदर, डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो सकती। साथ साथ आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे जो सीटें हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, अपने रिलेटिव्स को देती हैं, रिश्तेदारों को देती हैं, या रिच क्लास को वो कहती हैं। पॉलिटिकल जो वर्कर्स होते हैं वुमेन, उनको सीटें कम दी जाती हैं जिससे वो डिस्करेज हो जाती हैं। तो वो भी क्या है, एक बैरियर है वुमेन्स का पॉलिटिक्स में आने में। और जब तक हमारी 50% से करीब तकरीबन वुमेन्स हैं, तो जब तक वुमेन्स पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी, इक्वालिटी नहीं होगी, तो किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो सकती है। तो जस्ट लाइक दिस, आप जो है जिस इसके ऊपर जिस तरह से चाहें इस डाटे को फिक्स कर सकते हैं। रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन्स का रोल है वो क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे। वुमेन्स इंटरेस्ट ले रही हैं। जैसे आज अब जो है 26 दिसंबर का जब हमने डिस्कशन किया था बलोच वाला, तो उसके अंदर प्रोटेक्ट के अंदर ज्यादातर वुमेन जो हैं वो कौन थी, वेल एजुकेटेड थी, और साथ ही साथ वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। मतलब कि प्रोटेस्ट वो कर रही हैं, मतलब उनमें अवेयरनेस आ रही है। तो अवेयरनेस आने का मतलब ये है कि दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। तो लाइक दिस आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन्स हैं उनका रोल पॉलिटिक्स के अंदर ब्राइट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जस्ट लाइक दिस आप जो है डिफरेंट आइडियाज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और यही एबिलिटी होनी चाहिए आप लोगों में डाइवर्स चीजों को देखने की। होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा ओपिनियन है, पाकिस्तान पीपल पार्टीज पाथ, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और ये बेसिकली क्या है कि 2007 के अंदर जो बेनजीर भुट्टो साहबा हैं उनका आपको पता है मर्डर कर दिया जाता है, और आज के दिन ही ये काम होता है। तो इस लिहाज से उस उन्होंने इस दिन की मुनासबत से जो है ये एडिटोरियल जो है इसको लिखा है। अब इसमें वो लिखते क्या है, बेसिकली वो यही कहते हैं कि इस दिन उनकी डेथ हो जाती है। और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो पहले एक नेशनल पार्टी थी, पूरे पाकिस्तान में उसकी एक पावर शो होता था, ठीक है, सीट लेती थी, सेंटर में आ जाती थी, ठीक है ना। तो अब वो कहते हैं क्या हुआ है, जब से आसफ अली जरदारी साहब ने इसको संभाला है, तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता एक रीजनल पार्टी बन गई है, यानी कि सिर्फ सिंध तक रह गई है। 2013 के बाद तो बिल्कुल पंजाब से इसका सफाया ही हो गया, और ये सिर्फ सिंध तक अब पार्टी रह गई है। और ये क्यों ऐसा हुआ है, ये ऐसा बेसिकली हमने थोड़े दिन पहले भी एक ओपिनियन डिस्कस किया था, जिसमें आसफ अली जरदारी और उसका बेटा जो बिलावल भुट्टो है, इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा था, आपस में इनकी नहीं बन रही थी। रीजन यही थी कि आसफ अली जरदारी वो इलेक्टेबल्स की सियासत करना चाहता है, कि जोड़ तोड़ की सियासत करना चाहता है, लेकिन बिलावल भुट्टो कहता है कि लोगों के पास जाएं, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएं। तो ये जो है आसफ अली की जो सोच थी, आसफ अली जरदारी की इलेक्टेबल्स की जोड़ तोड़ की जो सियासत थी, उसकी वजह से ये जो है एक रीजनल पार्टी बन गई है। इससे पहले ये एक नेशनल पार्टी थी, बिकॉज दे हैव दिस अप्रोच, वो लोगों के पास आते थे, लोगों की बातें सुनते थे, सुनाते थे भट्टो साहब जो है। तो ये वो इसमें थोड़ा सा ये बताता है। लेकिन उसके बाद वो कहता है आगे कि इस जो पाकिस्तान जो पीपल पार्टी है, इसकी कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, मिस भट्टो के बाद भी इन्होंने कुछ अचीवमेंट्स की हैं बड़ी अच्छी अच्छी। जैसे कि कहता है 18th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन लोगों ने की। उसके बाद NWFP का नाम इन लोगों ने बदला। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली गिलगित बल्तिस्तान की, उसको इन्होंने क्रिएट किया, और इंट्रोडक्शन करवाया बलूचिस्तान पैकेज, ठीक है ना। और इसके अलावा यानी कि ये सारे काम इन्होंने किए। लेकिन वो कहता है दो डाउट जो है ये इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर जब इनको लेकर आते हैं इन चीज़ों को, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन ये सारे काम इन्होंने किए। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 18th अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। आपने इसको ज़रूर पढ़ लेना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसका ये भी है कि आने वाले दिनों के ऊपर इसको चेंज करने की भी कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर देख लेना। फिर वो कहता है कि इसने प्रोविंशियल लेवल के ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी कुछ काम किए हैं, जैसे कि इन्होंने वुमेन, चिल्ड्रन, मिनोरिटी पुलिसेस, उनके बारे में, यानी कि औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में, मिनोरिटीज के बारे में पुलिसेस भी बनाई हैं और लेजिस्लेशन भी की है। जैसे कि सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इन्होंने बनाया, चाइल्ड प्रोटेक्शन, सिंध प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनोरिटीज एक्ट बनाया, ठीक है ना। लेकिन इनके ऊपर भी कहता है दो रोड जो अमल हुआ वो पुअरली ही हुआ, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें बताने के बाद कहता है कि एक काम इन्होंने भी गलत किया है। वो क्या किया है, वो ये किया है कि इन लोगों ने लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं किया।
सिंध के अंदर। क्यों नहीं पावर किया? इसलिए नहीं पावर किया ताकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका होल्ड रहे सिविक बॉडीज के ऊपर, यानी कि जो ये मेट्रोपॉलिटन अपना, आपको पता लोकल गवर्नमेंट जो होती है, तो इनके जो इतने भी काम होते हैं उनके ऊपर किसका कंट्रोल रहे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। इसलिए इन्होंने लोकल बॉडीज को क्या किया है? स्ट्रांग नहीं किया, और उसका रिजल्ट बड़ा गंदा निकला है। उसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि सिंध के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, पुलिस करप्शन उसके अंदर बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, लैंड डीलिंग्स इलीगल तरीके से। तो ये सारे काम इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि सिविक जो बॉडीज हैं उनको ये इन्होंने अपने होल्ड में रखा हुआ है। इसके साथ साथ पुअर सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर के मसले वहां पर आ रहे हैं, ब्रोकन रोड्स हैं सिंध के अंदर, और स्कूलों की कंडीशन भी कोई अच्छी नहीं है, इंक्रोचमेंट वगैरह का प्रॉब्लम वहां पे रहता है। तो ये सारे के सारे मसले मसाइल पैदा होने की सिर्फ एक ही वजह है कि इन लोगों ने लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं किया सिंध के अंदर, और उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखा है, ताकि जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसके अंदर इनकी गवर्नमेंट है वहां पर जो है सिविक बॉडी जो है इनके कंट्रोल में रहे, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव हमारे सामने आ रहे हैं। और ये सारे के सारे जो रिजल्ट हैं ये डायरेक्ट आपकी सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं, और ये सारे आपके सोशल इश्यूज। ठीक हो गया जी। और फिर फाइनली वो कहता है कि टुडे, अगर आज जो है पार्टी जो को ये चाहिए कि वो अपनी मिस्टेक्स को माने, ठीक है, और उनको सही करे या फिर रिजाइन दे दे, ठीक है, नेशनल पॉलिटिक्स से। यही दो ही काम उसको करने पड़ेंगे। और अगर उसको मैं पेपर पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं तो ये आपके जितने भी सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर उसने बात की है, ठीक है। सोशल इश्यूज के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि जनाब अली सोशल इशू, जब तक आप जो सिविक बॉडीज हैं उनका जो काम है लोकल बॉडीज को पावर नहीं करते, जिस तरह हमारा जो सिस्टम है बेसिकली गवर्नेंस सिस्टम है उसके अंदर क्या है, एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और एक आपकी लोकल जो बॉडी गवर्नमेंट है। तो पाकिस्तान में ये हो रहा है 18th अमेंडमेंट के बाद भी यहाँ से पावर्स यहाँ पर तो ट्रांसफर हुई हैं, लेकिन यहाँ से पावर्स नीचे ट्रांसफर नहीं की जा रही, तो जिसकी वजह से हमारी जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो आप इन चीजों को वहां पर बता सकते हैं सोशल इश्यूज के अंदर, ठीक है। वन ऑफ द रीजन के क्यों हमारा ये स्ट्रीट क्राइम ज्यादा है, ये पुअर सारी सिचुएशन ज्यादा है कि हमने जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर नहीं किया। तो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर आपको फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी के बारे में उसने बता दिया कुछ चीजें। तो दैट इज ऑल इन दिस एडिटोरियल। तो ये आप इसको मुख्तलिफ चीजों के अंदर भी इन इस डाटे को एडअप कर सकते हैं। रीचिंग आउट, थर्ड आपका ओपिनियन टुडे। रीचिंग आउट में बेसिकली जो है वो क्या बात करता है? बात वो ये करता है कि आसम मुनीर जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो क्रिस चर्च जाते हैं क्रिसमस डे के ऊपर, ताकि माइनॉरिटीज खास तौर पर जो क्रिश्चियन है उनको मिला जाए, उनके साथ केक शेक काटा, उनके जो सेलिब्रेट किया उनके साथ मिलकर। क्यों किया? इसलिए किया कि जो कम्युनल वाउंड्स हैं कॉज्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट, तो उनको क्या करने के लिए? रीचिंग आउट, उनको मरहम लगाने के लिए उनके जख्म के ऊपर, ताकि वो वहां पर गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब। मरहम यानी कि आप कम्युनल वाउंड, जख्म कम्युनिटी के काज बाय एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट की वजह से लगे हैं कम्युनिटी को, खास तौर पर मिनोरिटीज को, जैसे क्रिश्चियन वगैरह हैं, ये दूसरे हैं, वो क्या लगे हैं वो मैं नीचे बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो उस जख्म को कम करने के लिए, पेन किलर देने के लिए ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पर गए, ताकि उनको ये एहसास दिलवाया जाए कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम हर दुख दर्द में आपके साथ हैं, हम आपके राइट्स की जो है इज्जत करते हैं, और आपको फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोवाइड करेंगे, हमारी स्टेट की ये जिम्मेदारी है। तो कायद के बारे में भी वो यही कहता है कि कायद भी जो थे वो मिनोरिटीज के जो राइट्स थे, इक्वल सिटीजनशिप वो पाकिस्तान को कंसीडर करते थे कि मिनोरिटी इक्वल सिटीजन है पाकिस्तान के। अब ये तो चलो हो गया। अब क्यों गए थे वहां पर, क्या मसला क्या हुआ था? असल में मसला, जिस तरह पंजाब एग्जांपल देते हैं कि जड़ावाला टाउन जो है पंजाब का, वहां पर क्या होता है, जो क्रिश्चियन के घर हैं, चर्च हैं, अगस्त के अंदर उनको क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। क्यों? ब्लास्फेमी एलिगेशन के ऊपर, कि इन्होंने गुस्ताखी रसूल की है या कुरान जलाया है, इस तरह के उनके ऊपर एलिगेशन लगाकर तो ईसाइयों के ये सारे के सारे घरों को जला दिया जाता है। दूसरा, अहमदी कम्युनिटीज हैं जैसे कहता है, उनको भी क्या किया जाता है, कराची के अंदर और पंजाब के अंदर 2023 के अंदर उनको भी कई चीजें जो हैं, उनकी भी वर्शिप जो बिलोंगिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, उनको भी क्या किया जाता है? वैंडलाइज। वैंडलाइज बेसिकली लफ्ज यूज किया जाता है जला देना, किसी चीज को तबाह कर देना, आग लगा देना, ठीक है। तो ये दो काम किए गए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर एक किस्म की
जो मिनोरिटीज की राइट्स की वायलेशन है वो हमारे सामने आती है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पर गए, उनके साथ केक काटा, उनकी जो खुशी का त्यौहार था उसमें शामिल हुए, ये एहसास उनको दिलवाने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम इस सोसाइटी को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, हम आपके राइट्स की कदर करते हैं और आपको राइट्स प्रोवाइड करेंगे। अब ये दोनों इंसिडेंट हो गए। अब ये इंसिडेंट बेसिकली किस तरह से हो जाते हैं, तो वो कहता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो रेडिकलाइज्ड हो चुकी है, उसके अंदर सब्र नहीं है, टॉलरेट लिटल रिलीजन के ऊपर या कम्युनल डिफरेंसेस के ऊपर। कोई भी अगर आपका रिलीजन के ऊपर डिफरेंस है, छोटे छोटे रिलीजन के डिफरेंसेस हैं, कम्युनल डिफरेंसेस हैं, तो वो टॉलरेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है उसकी जो अब परवरिश हो चुकी है, ऐसी हो चुकी है कि वो रेडिकलाइज हो चुकी है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और अल्टीमेटली हमारे सामने फिर इस तरह के जो रिजल्ट हैं वो आते हैं, जिसमें माइनॉरिटीज की वायलेशन हो जाती है राइट्स की। स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? कहता है कि पनिश किया जाए, सजा दी जाए जो ये वायलेंस करते हैं उनको, जो इस तरह के ब्लास्फेमी के एलिगेशन लगाते हैं और फैलाते हैं कि इस बंदे ने ये काम किया गलत किस्म के। फिर उसके बाद जो इस तरह की हेट स्पीचेस करते हैं, जिनसे क्या होता है, इस तरह के ब्लास यानी कि एक नफरत अंगेज जिसमें स्पीचेस की जाती हैं, अक्सर आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। तो ये जितने भी बंदे हैं इन सबको क्या किया जाए, सजा दी जाए। जब इनको सजा दी जाएगी तो फिर ही क्या होगा, इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। और इसके अलावा कहता है कि स्ट्रक्चर को, जो नफरत का स्ट्रक्चर है, इसको डिसमेंटल कर दिया जाए। कैसे? सॉफ्ट और हार्ड पावर के कॉम्बिनेशन के साथ। और फिर ही जो है डी रेडिकलाइजेशन जो है उसको अचीव किया जा सकेगा और पाकिस्तान को तमाम कम्युनिटीज के लिए क्या किया जाएगा, एक सेफ कंट्री बनाया जा सकेगा। पेपर पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं, तो पेपर पर्सपेक्टिव में आप इसके अंदर जो मिनोरिटीज के राइट हैं उनको आप लिख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है आपके सामने, वो आ गया। हमारी जो सोसाइटी है एक्सट्रीमिज्म के ऊपर आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि क्या सोसाइटी का हाल है, कि शो हमारी टॉलरेशन नहीं रही, टॉलरेट नहीं रही सोसाइटी ना, ठीक है। तो यानी कि इस तरह आप मुख्तलिफ जो भी आपकी डिमेंशंस हैं पीसफुल बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए सोसाइटी को, आप इस तरह की चीज़ें बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में और किस किस तरह से हमारे वो सामने आ रही हैं और क्या क्या नुकसान पहुंचा रही हैं। सो जी, ये रहे आपके टुडे एडिटोरियल्स, इनको मैंने डिस्कस कर दिया स्टेप बाय स्टेप। एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर अगर मेरी ज़िंदगी रही तो वी विल डिस्कस ओपिनियंस। ओपिनियंस आपके साथ जो मैं उनको एनालिसिस करूंगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।